सोचिए हमारे पड़ोसी देश में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक बैन हो गए तो नौजवानों की भीड़ नारे लगाते हुए संसद भवन परिसर में घुस गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जब 8 सितंबर का सूरज चमका तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस दिन का अंजाम खूनी होगा। नेपाल के जेनजी प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया गया और फिर गोलियां भी चलाई गईं जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। नेपाल के कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली की सरकार ने नौजवानों का इम्तिहान लिया था। वे सरकार को घुटने पर लाने को आमादा थे। सोशल मीडिया बैन का विरोध तो हो ही रहा था, प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ भी नारे लगाने शुरू कर दिए। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जो कुछ हुआ उस पर विस्तार से आज बात करेंगे। नेपाल की घटनाएं भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि हमारे 21 जिले उससे सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, और इसलिए भी क्योंकि हमारे नेपाल से पुराने सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध हैं। ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या नेपाल का प्रोटेस्ट स्वतः स्फूर्त प्रोटेस्ट है या इसके पीछे भी श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी बगावतों की कोई स्क्रिप्ट छिपी हुई है। आज इस पर बात करेंगे। साथ ही हाल लेंगे जापान और फ्रांस का, वहां सरकारें गिर चुकी हैं या गिरने वाली हैं। यूक्रेन की खबर भी देंगे जहां यूक्रेन पर रूस ने सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 8 सितंबर सुबह 9 बजे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों युवाओं का हुजूम इकट्ठा हुआ। इनमें से कुछ अपने स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म में भी थे। इनके हाथ में नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज था। उन्होंने साथ में नेपाली राष्ट्रगान गाया और उसके बाद नारे गूंजने शुरू हुए। सोशल मीडिया पर पाबंदी बंद करो, भ्रष्टाचार रोको, सोशल मीडिया नहीं। बैनर्स हवा में लहरा रहे थे। किसी पर लिखा था स्वतंत्र आवाज हमारा हक है, किसी पर सवाल था कि टैक्स पेयर्स का पैसा कहां गया। भीड़ भी बढ़ती गई, नारे भी तेज होते गए और फिर सब निकल पड़े संसद भवन की ओर। संसद भवन के पास थी लोहे की बाड़, कांटेदार तार और पुलिस का घेरा। सरकार ने पूरे इलाके में घेराबंदी का आदेश पहले ही दे दिया था। भीड़ नहीं रुकी, नौजवान आगे बढ़े, धक्का मुक्की हुई, पुलिस का घेरा टूट गया। संख्या इतनी ज्यादा थी कि रायट पुलिस पीछे हट गई। पुलिस को संसद भवन के अंदर जाकर के शरण लेनी पड़ी। प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने वाटर कैनन दागे, आंसू गैस की गोलियां चलाईं, रबर बुलेट्स दागे और इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुसने में सफल हो गए। गेट के पास आग लगा दी, संसद भवन के गेट को भी तोड़ दिया गया। अब तक जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते थे, सड़कों पर नहीं उतरते थे। लेकिन जब सोशल मीडिया बंद कर दिया गया है तो जिनकी रोजी रोटी ऑनलाइन बिजनेस पर थी वे बड़ी मुश्किल में हैं। हमें समझ आ गया है कि अब अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें सड़कों पर आना होगा, जेनजी को खुलकर बोलना होगा उस अव्यवस्था के खिलाफ जो इस सरकार और इसके नेताओं ने पैदा की है। हम यहाँ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जुटे हैं। यह आंदोलन बैन से शुरू हुआ था, लेकिन वजह सिर्फ यही नहीं है। हम यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ भी खड़े हैं। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा आखिर जाता कहाँ है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे बोलने की आज़ादी हमसे छीन ली गई है। नेपाली मीडिया के मुताबिक जब हालात बेकाबू हुए तो पुलिस को आदेश मिले कि गोली दागो। फायरिंग शुरू हो गई। नेपाल पुलिस की बंदूकें जेनजी प्रदर्शनकारियों पर पीतल दाग रही थीं और ये वार्निंग शॉट्स नहीं थे, ये शूट टू किल थे। एक प्रदर्शनकारी ने बताया, पुलिस ने गोलियां चलाईं, निशाना मैं था लेकिन गोली मेरे पीछे खड़े साथी को लगी। उसके हाथ में गोली लगी है। मेरा एक और दोस्त जो सड़क पर खड़ा था उसके सिर में गोली लगी है। पुलिस अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। क्या इन्हें ऐसा करने की इजाजत है? पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस भिड़ंत में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 100 से ज्यादा घायल हैं। ये आंकड़े नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं।
घायलों का इलाज चल रहा है। इनमें एक पत्रकार और एक फोटोग्राफर भी शामिल है। काठमांडू के अस्पतालों पर बोझ भी बढ़ गया है। इमरजेंसी वार्ड भर गए हैं। खून, दवाइयों और बिस्तरों की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। संसद क्षेत्र के आसपास नेपाल आर्मी तैनात कर दी गई है। अभी सेना की मौजूदगी सिर्फ काठमांडू तक सीमित है, लेकिन प्रोटेस्ट काठमांडू तक सीमित नहीं है। पोखरा, बुटवल, चितवन और दमक जैसे शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के चेयरमैन केपी शर्मा ओली ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक बुलाई है। इसमें सरकार के मुख्य सचिव, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख मौजूद थे। इस बुलेटिन के तैयार होने तक नेपाल सरकार की ओर से यही बयान आया है। सरकार के प्रवक्ता और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने दावा किया है कि इस विरोध प्रदर्शन को अराजक ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। उनका कहना है कि असल मकसद सरकार को अस्थिर करना है। गुरुंग ने सरकार के उस फैसले का भी बचाव किया जिसके तहत सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी। तो क्या था वो फैसला, आइए वो भी समझते हैं। पहले समझिए कि किसी भी देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट ट्रैफिक सोशल मीडिया पर ही आता है। कोई भी सोशल मीडिया आप देख लीजिए, उसके यूज़र्स में जेन ज़ी की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। जेन ज़ी यानी वो लोग जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ हो। इसके अलावा बाजार, रोज़गार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये प्लेटफॉर्म कितने ज़रूरी हैं ये भी आप समझते हैं। लेकिन 4 सितंबर को ये सारा तंत्र एक झटके में बिखर गया। इस दिन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ऐलान किया कि देश भर में 26 अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को दलील के तौर पर सामने रखा जो सितंबर 2024 में आया था। तब कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि हर सोशल मीडिया कंपनी, चाहे स्वदेशी हो या विदेशी, वो नेपाल में काम करने से पहले सूचना प्रसारण विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराए। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पिछले बरस आया था और सरकार ने अगस्त 2025 में इस पर काम शुरू किया। 28 अगस्त को नेपाल के संचार मंत्रालय ने नोटिस जारी किया और कंपनियों को 7 दिन का वक्त दिया। कहा कि हर कंपनी नेपाल में अपना दफ्तर खोले, लोकल कॉन्टैक्ट पर्सन रखे, शिकायत निपटाने की व्यवस्था करे। सरकार की ये डेडलाइन बीत गई, लेकिन बड़ी बड़ी टेक कंपनियां टस से मस नहीं हुई और फिर सरकार ने स्विच दबा दिया। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर बफरिंग शुरू हो गई। जिन इक्का दुक्का प्लेटफॉर्म्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था वो चल रहे थे, बाकी सब बंद हो गए। नौजवान परेशान हो गए, नए जुगाड़ की तलाश शुरू कर दी। जिस दिन फैसला लागू हुआ उस दिन गूगल सर्च ट्रेंड्स में वीपीएन फॉर नेपाल के सर्च में 400% 400% का इजाफा हो गया। लोग प्रॉक्सी ब्राउज़र और विदेशी ई सिम कार्ड तक का सहारा लेने लगे, मगर ये साधन हर किसी की पहुंच में नहीं थे। गांव कस्बों के लोग, छोटे दुकानदार, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी और उम्रदराज लोगों के लिए ये तकनीकी तोड़ किसी काम के नहीं थे। तो इस कदम के लिए सरकार की आलोचना शुरू हुई। कहा गया कि सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ काम कर रही है। सरकार की पाबंदी के ऐलान के साथ एक और बात कह दी थी कि अगर कंपनीज रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं तो उस दिन बैन हटा लिया जाएगा। सरकार ने ये कहा था। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसे सेंसरशिप नहीं बल्कि संप्रभुता का मामला बताया और कहा कि हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कोई कंपनी नेपाल में धंधा करे, पैसा कमाए और यहाँ के कानून को ना माने, संविधान की परवाह ना करे और संप्रभुता को चोट पहुंचाए, ये कैसे चलेगा। मुल्क की आज़ादी कुछ नौकरियों के नुकसान से कहीं बड़ी है। लेकिन सरकार का तर्क लोगों की समझ से परे था। नेपाल की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि ये फैसला लोगों के बुनियादी हक उनसे छीन रहा है। नेपाली पत्रकारों के संगठन फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट FNJ और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए काम करने वाले 22 संगठनों ने भी इस पर एतराज़ जताया। सरकार के खिलाफ आंदोलन की तस्वीर 7 सितंबर की शाम से ही बनने लगी थी। सियासी हलके में भी बात शुरू हुई। विपक्षी दल तो खिलाफ थे ही। दिलचस्प ये कि खुद सरकार में बैठे कई नेताओं ने भी अपनी पार्टी लाइन छोड़ करके इस फैसले पर नाराजगी जताई। यहाँ तक तो फिर भी हालात काबू में थे या लाए जा सकते थे, लेकिन बात इसके आगे निकल गई। कुछ तार और जोड़े गए और फिर ओली सरकार के फैसले की टाइमिंग को हाईलाइट किया गया। दरअसल इस ब्लैकआउट से कुछ हफ्ते पहले नेपाल के सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हुआ था जिसका नाम था #NepoKids। नेपो शब्द आप जानते ही हैं, नेपोटिज्म से निकला है। फिल्म लाइन में इसका इस्तेमाल होता है जहां स्टार किड्स बिना मेहनत के फिल्में पा जाते हैं। नेपाल में इसका इस्तेमाल वजीरों और वजीरजादों के लिए किया गया
जिन्हें बिना काबिलियत के सिर्फ बाप दादा के नाम पर सब कुछ हासिल हो जाता है। साफ कहें तो इस ट्रेंड के जरिए नेपाल के युवा ये कह रहे थे कि नेताओं के बच्चों को सब कुछ मिल रहा है और आम लोगों के बच्चों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही। बात नेपो किड्स पर ही नहीं रुकी, इसके बाद दूसरे हैशटैग्स भी आए, जैसे कि नेपो बेबी नेपाल और नेपो बेबी। ट्रेंड तूल पकड़ ही रहा था कि सालों से पड़ा हुआ ये कानून, एक पुराना कानून अचानक लागू हुआ और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर ताला जड़ दिया गया। इसके बाद टिकटॉक और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर युवाओं ने प्रोटेस्ट की कॉल दी। ये प्लेटफॉर्म अभी नेपाल में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने समय रहते सरकार की शर्तों का पालन कर लिया था। ऑनलाइन अपील थी लोगों की, प्रदर्शनकारियों की, कि लोग 8 सितंबर को इकट्ठा हों, और वे हुए भी। और अब हालात कैसे हैं आप जानते ही हैं। तो सवाल यह है कि नेपाल की सरकार ये भांप पाने में असफल रही क्या, कि उसके फैसले के परिणाम क्या हो सकते हैं। क्या उसने जानबूझकर ऐसे समय में सोशल मीडिया साइट्स को बैन लगाया जब उसके खिलाफ विरोध बढ़ रहा था, या अंदर की कहानी कुछ और है। नेपाल में मौजूद जानकारों से ही समझते हैं। ऐसा इसमें कोई उस तरीके का इंटरवेंशन लग नहीं रहा है। ये काफ़ी दिन से ये बिल्डअप हो रहा है नेपाल में, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वहाँ पे करप्शन बहुत आगे बढ़ गया था, गवर्नेंस बिल्कुल नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, डेमोक्रेसी नाम के लिए है, सरकार बदलते रहते हैं, हर साल नया सरकार आता, नया कोलिशन आता, लेकिन वही 4-5 जो नेता है वो बाय टर्न प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। और नेपाल के लोग जो है, जनता जो है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनमें दिखाई दे रहा था, कई साल से बढ़ते आ रहा था। और ख़ास तौर के ये जो नौजवान लोग हैं उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है वहाँ पे। सवाल ये भी है कि इस आंदोलन का अंजाम क्या हो सकता है। हमने पिछले ही बरस बांग्लादेश की मिसाल देखी है, जहां छात्रों का ही प्रदर्शन आगे चल करके एक राजनीतिक प्रदर्शन में तब्दील हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा। खबरें चली कि छात्र थे, खबरें ये भी चली कि छात्रों के पीछे दूसरी ताकतें भी थीं। तो नेपाल में क्या होगा, शांति की उम्मीद बांधी जाए या फिर एक देशव्यापी विद्रोह देखने को मिल सकता है। ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश जैसा हो सकता है, क्योंकि जब बांग्लादेश में एजिटेशन हो रहा था और शेख हसीना जी को हटाया गया तो लोग ओपनली पूछ रहे थे, नेपाल में पूछ रहे थे कि आफ्टर बांग्लादेश इज इट नेपाल, बांग्लादेश के बाद क्या नेपाल का बारी आएगा। और उस वक्त प्रधानमंत्री ओली जी ने कहा था कि नहीं नहीं, नेपाल बांग्लादेश जैसा देश नहीं है, नेपाल में इस तरीके का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। अब सच बात तो ये है कि उसी तरीके का प्रॉब्लम आ गया है और ये बांग्लादेश से भी ज़्यादा खतरा हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि सारे पड़ोस देश में अभी कोई न कोई तरीके का सीरियस प्रॉब्लम है भारत के लिए। और यदि नेपाल में भी इस तरीके से हो गया तो फिर भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। इस खबर पर ताज़ा अपडेट्स के लिए चलते हैं साथी पत्रकारों के पास। 3 अपडेट्स हैं, एक एक कर बताता हूं। पहली ये कि न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मारे जाने वाले लोगों की संख्या अब 19 पहुंच गई है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। दूसरी ये कि नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा सौंपा। उनका कहना है कि आज जो प्रदर्शनों में जो हिंसक कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से, इसकी नैतिक जिम्मेदारी उन्हीं की है। इसके अलावा हालात काबू में करने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। बड़े राजनीतिक दल के दफ्तरों और नेताओं के घरों पर सुरक्षा घेरा जो है कस दिया गया है। एहतियातन कई शहरों में स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है अगले 2 दिनों के लिए। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल सुर्खियां। पहले बात जापान की करते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पद संभालने के 1 साल के भीतर ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो इसलिए ये कदम उठा रहे हैं ताकि उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP में फूट ना पड़े। लेकिन असल कहानी क्या है? इशिबा का गठबंधन जुलाई 2025 में हुए जापान के ऊपरी सदन के चुनाव में हार गया था। इस सदन को हाउस ऑफ काउंसलर्स कहते हैं। ये हार प्रधानमंत्री इशिबा के लिए दूसरा झटका था। इसके पहले वो अक्टूबर 2024 में निचले सदन का चुनाव भी हार गए थे। अप्रैल में भी हारे तो उनका गठबंधन दोनों सदनों में
अल्पमत में चला गया। इसके बाद इशिबा डीपीपी जैसे छोटे दलों से मुद्दों पर समर्थन, इशू बेस्ड सपोर्ट लेकर के बिल पास करवा रहे थे, यानी प्रधानमंत्री को सरकार चलाने के लिए विपक्ष के समर्थन की जरूरत पड़ रही थी। इशिबा की चुनौतियां नई नहीं थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जापान पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया, पहले 25 और उसके बाद 15%। इशिबा पर दबाव बना तो उन्होंने कहा कि वो देश के लिए काम करते रहे हैं, वो अमेरिका के टैरिफ जैसे मुद्दे से निपटने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जनता और उनकी पार्टी के लोग इशिबा पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो टैरिफ की काट नहीं निकाल पा रहे हैं, महंगाई कंट्रोल कर पाने के आरोप तो उन पर थे ही। इसी दबाव के बीच इशिबा ने इस्तीफे का ऐलान किया। अब जापान में या तो पार्टी अपना अगला नेता चुनेगी, नहीं चुन पाई तो फिर से चुनाव होंगे। अगली सुर्खी में बात फ्रांस की। वहां भी सरकार बदलेगी ऐसा लग रहा है। वहां के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू भी सत्ता से हटाए जाने की कगार पर हैं। वजह है उनका बजट। अगर वो 8 सितंबर की तारीख को सत्ता से हटे तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को 2 साल से भी कम समय में 5वें प्रधानमंत्री की तलाश करनी पड़ेगी। फ्रांसवा बायरू बीते 9 महीनों से प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। वो न दक्षिणपंथी हैं न वामपंथी, उन्हें सेंट्रिस्ट कहा जाता है। अब उनकी सरकार गिरने का बड़ा जो आधार है वो है उनका बजट का खर्च। उन्होंने फ्रांस के घाटे और कर्ज को पाटने के लिए खास बजट बनाया। इसे कहा गया ऑस्टेरिटी बजट, यानी एकदम मुट्ठी भींच करके बचत करने वाला बजट। सरकारी खजाने में पैसा बचे, इसके लिए बायरू ने ऐलान किया कि जितनी भी परोपकारी स्कीम है, लोक कल्याणकारी स्कीम है, उनका पेमेंट अभी रोक दिया जाए। इसका विरोध शुरू हुआ, लेकिन उन्हें भरोसा था कि संसद को उनके बजट पर भरोसा होगा। लिहाजा उन्होंने 8 सितंबर को विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आह्वान किया है। लेकिन खबरें बताती हैं कि ये कदम उनकी राजनीति के लिए लगभग आत्मघाती माना जा रहा है, क्योंकि फार राइट नेशनल रैली पार्टी और वामपंथी दलों ने साफ कह दिया है कि वे बायरू का साथ नहीं देने वाले हैं। ऐसे में संभावना है कि बायरू का मोशन गिर जाएगा और वो खुद अपनी कुर्सी गंवा बैठेंगे, और ऐसा हुआ तो प्रेसिडेंट मैक्रों को नया प्रधानमंत्री चुनना होगा। अगली खबर यूक्रेन से। यहाँ रूस ने यूक्रेन पर 7 सितंबर को अब तक का सबसे बड़ा हवाई और ड्रोन हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव की सरकारी इमारत में हमला हुआ, वही इमारत जहां यूक्रेनी प्रधानमंत्री का ऑफिस और कई अहम दफ्तर मौजूद हैं। धमाके के बाद वहां भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि हमले में 4 लोग मारे गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। ये पहला मौका है जब रूस ने कीव की मुख्य सरकारी इमारत को सीधा निशाना बनाया है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 805 ईरानी शाहे ड्रोन और डिकॉय लॉन्च किए, साथ ही 17 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दागी। इस हमले से जापोरिजिया, क्रिविरीही और ओडेसा जैसे बड़े शहरों में भारी नुकसान हुआ। साथ ही सुमी और चेर्निहाइव इलाकों में भी तबाही मची। लेकिन यूक्रेन ने भी हमले का जवाब दिया। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस की दुजबा पाइपलाइन को निशाना बनाया। यही पाइपलाइन रूस से हंगरी और स्लोवाकिया को तेल सप्लाई करती हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब बातचीत बहुत पहले शुरू हो सकती थी, तब रूस जानबूझकर इस जंग को लंबा खींच रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक ठिकानों और गोदामों पर हमला किया है, जिससे हथियार और उपकरण नष्ट हुए हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।